नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं खबर हल्द्वानी से, जहां पर आपको बता दें कि आगामी 1 जून से कांग्रेस भव्य जय हिंद यात्रा करने जा रही है और इसको लेकर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते कांग्रेस इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। वहीं हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार गुरदीप सप्पल सहित सैकड़ों कुमाऊं मंडल के कांग्रेस के नेता मौजूद रहे, जिसमें आगामी 1 जून को हजारों की संख्या में जय हिंद यात्रा निकालकर सेना को धन्यवाद और केंद्र कि मोदी सरकार का जनता के बीच में पर्दाफाश करने का काम किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आखिर भारत ट्रंप का गुलाम है, जो सीज फायर ट्रंप के कहने से होगा, इसलिए जनता को यह पता लगना चाहिए। हमने ये युद्ध किया, सेना तैयार थी और सेना का अपर हैंड था। सेना का हमारा जो विजय स्वरूप पाकिस्तान देख रहा था, तो आतंकवादियों को पकड़ने से पहले, उनको खत्म करने से पहले हमने अपने पांव क्यों खींच लिए। आज भी वो 4 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था, वो आज भी कहीं घूम रहे हैं, आज भी जिंदा हैं। तो ये सवाल देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आखिरकार हमने वो समझौता जो किया है उसकी शर्तें क्या हैं। ये जो आतंकवादी घूम रहे हैं, इनको आप कब पकड़ेंगे। हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का, उनके परिजनों का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। सवाल ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी हिंदुस्तान वासी कबूल करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है भाई कि सीज फायर वो ट्वीट करे पहले, उससे पहले कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या जो हमारी कर्नल सोफिया विंग कमांडर व्योमिका, जो जिनकी हम हर दिन प्रेस सुन रहे थे, वो घोषित करते। डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट कर दे रहे हैं और भारत का कोई इसमें स्पष्टीकरण नहीं है। हम डंके की बात कर रहे हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या है, सारे दुश्मन बन चुके हैं हमारे देश। बांग्लादेश चीन के हाथ में है, नेपाल चीन के हाथ में, श्रीलंका चीन के हाथ में, पाकिस्तान कभी हमारा रहा ही नहीं। और इस युद्ध के अंतराल में IMF $1.8 बिलियन पाकिस्तान को देता है। हमारी कूटनीति कहाँ है हमारा डंका। किस देश ने हमारा साथ दिया खुल के? एकमात्र इजराइल देश था जिसने खुल के साथ दिया। उसके अलावा बताइए विश्व में किस देश ने हमारा साथ दिया। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट ने बेटियों को पढ़ाई की राह दिखाई है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत कई गरीब बेटियां अपनी पढ़ाई जारी कर पा रही हैं। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत चयनित छात्राओं को शिक्षण संस्थान के खाते में धनराशि डाली जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम सविन बंसल ने चेक वितरण किए हैं, जिसके अंतर्गत 5 बच्चों को 87,975 के चेक वितरित किए गए, जिनके आवेदन आंगनबाड़ी, समाज कल्याण के साथ साथ अलग अलग स्तर से आए थे। वहीं डीएम बंसल ने कहा कि नंदा सुनंदा योजना आगे भी जारी रहेगी। जो बालिकाएं फैमिली डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक हार्डशिप्स के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो उनकी पढ़ाई उसी स्तर से रिज्यूम करवानी है, चाहे वो स्कूल हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। तो अब तक 40 और बच्चों की जो एजुकेशन है वो रिज्यूम करवाई जा चुकी है और वो सक्सेसफुली अपने चॉइस के स्कूल्स में, कॉलेजेस में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। ये कार्यक्रम आगे इस तरह से चलते रहेंगे और हमारा उद्देश्य है कि हमारे जनपद में कोई भी बालिका इन डिस्ट्रेस अपनी शिक्षा से विहीन न। खबरों में आगे बढ़ेंगे ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालु की मौत हुई है। जहां पर राजस्थान से ऋषिकेश पहुंचे श्रद्धालु की मौत हुई है। दिल का दौरा पड़ना मौत की वजह बताई जा रही है। तो वहीं मृतक व्यक्ति के साथ उनके परिजन मौजूद थे। तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा जाएगा। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर दिल का दौरा पड़ना मौत की वजह बताया जा रहा है। मृतक व्यक्ति के साथ उसके परिजन मौजूद थे, जिस दौरान
दिल का दौरा पड़ा। तो वहीं आपको बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा जाएगा। तो चारधाम यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालु की मौत की खबर सामने आई है। राजस्थान से ऋषिकेश पहुंचे श्रद्धालु की मौत हुई है। दिल का दौरा पड़ना मौत की वजह बताया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट, मृतक व्यक्ति के 7 परिजन भी मौजूद थे। तो शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा जाएगा। तो चारधाम यात्रा के लिए जा रहा श्रद्धालु जिसकी मौत हो गई, राजस्थान से ऋषिकेश पहुंचे श्रद्धालु की मौत हुई है। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर हरिद्वार से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें गौवंश तस्करी में एक और गिरफ्तारी हुई है। बजरंग दल के जिला बालोपासना प्रमुख प्रजीत की शिकायत पर कार्रवाई की गई। जहां पर बजरंग दल के जिला बालोपासना प्रमुख प्रजीत की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। तो वहीं बहादुराबाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। 3 गौवंश को क्रूरता से ले जा रहा था। अहमदपुर ब्रांच में रोकी गई संदिग्ध गाड़ी। तो वहीं आपको बता दें पशु क्रूरता अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। संजय पुंडेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से तस्करी में गिरफ्तार किया गया है, क्या अपडेट आपके पास है संजय? देखिए प्रियव्रत, लगातार हम देख रहे हैं कि हरिद्वार में जो गौ तस्कर हैं वो सक्रिय देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अब लगातार एक्शन ले रही है। ताजा मामला हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र से है, जहां पर एक स्थानीय लोगों की शिकायत पर एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। हालांकि पहले इस युवक के साथ मारपीट भी की है, क्योंकि इसकी जो कुकर्ता थी वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। इसके बाद ये कहीं ना कहीं इसकी पिटाई भी हुई है, जिसके बाद इसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का यही कहना है कि अगर इस तरह की कोई कारनामे करता है या इस तरह गौ तस्करी करता है तो उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। और खबर ऋषिकेश से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना दस्तक देने लगा है। एम्स ऋषिकेश में भी कोरोना के 2 पेशेंट संक्रमित पाए गए, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। तो वहीं एम्स निदेशक मीनू सिंह ने बताया कि एम्स में कोरोना के 3 पेशेंट्स पाए गए हैं, जिसमें से एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं दूसरी महिला रेजिडेंट एम्स में संक्रमित पाई गई है, जहां पर एम्स हॉस्टल में आइसोलेशन में रखा गया है। तीसरी महिला गुजरात से बद्रीनाथ यात्रा पर आई थी, जिसमें भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिनकी टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन एम्स में 3 पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। एक तो डिस्चार्ज हो गई है, वो उनको एक्यूट इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के साथ आई थी और उनको थोड़ा रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी और वो अभी डिस्चार्ज होकर चले गए हैं। और एक और पेशेंट है जो हमारी अपनी रेजिडेंट है, जिसको जुकाम खांसी वगैरह था, तो जो टेस्ट करने से पॉजिटिव आया है, उनको आइसोलेशन में, वो अपने हॉस्टल में आइसोलेशन में है और ठीक ठाक है। इसके अलावा एक और पेशेंट है जिसका सस्पिशन है, वो गुजरात से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आए हुए हैं, तो उनका टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। और खबर चमोली से है, जहां पर आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के बाद अब 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो वहीं यात्रा को सुलभ बनाने के लिए यहां पर सेना के जवान और साथ ही हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के लोगों द्वारा दिन रात मेहनत करके बर्फ को हटाया गया है। समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र स्थल तक पहुंचने वाले 6 किलोमीटर लंबे गुरु आस्था पथ पर बर्फ की मोटी चादर और भारी हिमखंड पसारे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसे हटाने के लिए भारतीय सेना की विशेष टुकड़ी और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सेवादारों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया है। वहीं इस स्थान का जिक्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दसम ग्रंथ में किया गया है। और खबर पौड़ी से है, जहां पर आपको बता दें कि जिला पंचायत पौड़ी में निर्माण अनुभाग से कंप्यूटर प्रिंटर और यूपीएस और साथ ही पत्रावलियों गायब होने की सनसनीखेज
घटना सामने आई है जहां पर विभाग की 4 सदस्यीय जांच टीम ने जिला पंचायत पौड़ी के कार्यालय से कंप्यूटर प्रिंटर, यूपीएस और पत्रावलियां गायब होने की पुष्टि की है। प्रकरण में जिला पंचायत प्रशासन ने पौड़ी पुलिस को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर पत्र भेजा है। एक रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई थी और उसमें मेरे द्वारा निर्देश दिया गया था कि नियमानुसार जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो इसी संबंध में ये एक्शन लिया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर फाइंडिंग्स प्राप्त होंगी। और खबर देहरादून से सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती के कार्यक्रम को बीजेपी प्रदेश में बड़े कार्यक्रम के तौर पर आयोजित करने जा रही। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल होंगे। राजभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी रानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जयंती के कार्यक्रमों को बड़ी धूमधाम से मना रही है और इसके लिए हमने सभी जिला स्तर पर बड़ी बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया है और उन गोष्ठियों के माध्यम से रानी अहिल्याबाई होलकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व अपने समाज के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने शासक, अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, किस तरह से उनका प्रतापी साम्राज्य रहा है जिसने भारतीय संस्कृति को बचाने का काम किया है। इस सब से जनता वाकिफ हो, हमारी नई पीढ़ी वाकिफ हो। इसके कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। 31 मई को देहरादून में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और उत्तराखंड में जहां कांग्रेस स्टेडियमों के नाम बदलने पर आंदोलन की धमकी दे रही, वहीं प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने स्टेडियम के नाम बदलने पर बयान जारी किया है। उनके मुताबिक पूर्व के ही नाम पूर्ववत ही रहेंगे, उन्हें बदला नहीं जाएगा। तो वहीं पूरे परिसर का नाम बदला गया है। ऐसे जितने जहाँ पर हमारे स्टेडियम्स हैं, चाहे हमारे यदि मैं विषय लेती हूँ कि अपने देहरादून में जो हमारा स्टेडियम है, जो कि जिसमें महाराणा प्रताप हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज भी है, जिसमें हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है और इसके अलावा हमारी अन्य स्थापनाएं जहाँ पर विकसित है, तो उस पूरे परिसर को जो है हम लोगों ने उनके अपने नाम सहित पूरे परिसर का नाम एक सिंगल नाम दिया है, जिसे हमने रजत जयंती खेल परिसर के नाम से हम लोग पूरे उस क्षेत्र को जान रहे हैं। और खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि आरटीओ ने सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले स्टंट बाइकरों के लिए एक टीम गठित की है जो स्टंटबाजों पर पूरी निगरानी रखेगी। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि कुछ स्टंट बाइकर जो सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए सड़कों पर नियमों की अनदेखी करते हैं और सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए नंबर प्लेट पर टेप से नंबर को छिपा देते हैं और इसकी डीप निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया गया है। इसमें आजकल सोशल मीडिया का यूज़ करके बहुत लोग जो स्टंट बाइकिंग करते हैं, व्हीलिंग करते हैं, तो उस पर रोड जो यूज़र्स हैं, अन्य रोड यूज़र जो हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं, उनको भी मतलब खतरा रहता है, उसमें किसी को चोट भी लग सकती है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग में बहुत लोग इनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो अगर कोई इसको यूज़ करेगा तो उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। अभी हमने एक नई टीम बनाई है। हमारी टीम जो भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ऐसे रील जो आएंगी, उनका डीप डाउन जाके उसका डिटेल देखेंगे और उनको फिर घर से ही हम उनको कार्रवाई करेंगे कि उनकी गाड़ी जो है उस पर सीज की जाएगी। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल ने एसएसपी देहरादून अजय सिंह के साथ आईएसबीटी फ्लाईओवर सुधारीकरण और साथ ही ड्रेनेज कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। तो वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी 15 चैम्बर्स की सफाई का कार्य 5 जून तक पूर्ण होना चाहिए। यूपीसीएल को विद्युत भूमिगत करने के लिए कार्य करने के लिए सशर्त अनुमति देते हुए समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जो हमने आईएसबीटी पर ड्रेनेज में इंटरवेंशन किया है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग होती है। एक आउटफॉल ड्रेनेज दे दिया, जहाँ से वहाँ पर पानी कलेक्ट होता था। परफेक्शन तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि उसको न्यून करने में ये प्लान जरूर सफल साबित होगा। अभी इस निरीक्षण के बाद वहीं पर सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको वहीं पर बुलाया हुआ है और उसमें हमारी जो ह्यूम पाइप्स हैं वो डल चुकी हैं, क्रॉस ड्रेनेज भी हो चुका है। सो एक ड्रेनेज आउटलेट देना बहुत ज़रूरी था चोकिंग पॉइंट से, जो दिया जा चुका है। अब सेकंड स्टेप ये है कि जो एग्जिस्टिंग ड्रेन और सीवरेज और हमारी ड्रेनेज हैं उनको हमको मानसून से पहले सफाई करवानी है, जो उसका काम चल रहा है।
और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां पर खुद को आर्मी वेलफेयर के पद पर बताकर पहलगाम में शहीद हुए जवानों और आतंकवादी हमलों से पीड़ित के परिवारों की मदद करने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है, जहां पर ठगों द्वारा अकाउंट में डोनेशन मांगा जा रहा है। सुनिए सीओ साइबर ने क्या कुछ बताया। कुछ हमने ऐसे मामले देखे हैं जिसमें कुछ ऐसे क्रिमिनल होते हैं कि कुछ फर्जी बैंक अकाउंट खुलवा लेना आर्मी के नाम पे या आर्म फोर्सेस के नाम पर, और फिर वो मानवीय अपील करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आर्म फोर्सेस या किसी को भी सपोर्ट करने तो ये बैंक खाता है, इस बैंक खाते में आप पैसा जमा कराइए। तो जागरूकता है तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट जो है अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियली गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, और कृपया करके कोई भी ऐसे अपील या किसी भी बैंक खाते में ऐसे आप पैसे मत डालिए, अदरवाइज आपके साथ कोई ठगी हो सकती है। और खबर देहरादून से, जहां पर आरटीओ प्रवर्तन अब ट्रैफिक पार्क के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है, और इस अभियान में नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। इसके लिए उन शहरों में पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिनमें एक्सीडेंटल रेट अधिक है, जिसमें से रुद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून शामिल है। वहीं आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया कि हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में कार्य योजना का काम तेज गति से चल रहा है। इसमें जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं 5 से 13-14 साल तक के बच्चे, तो उनको हमने टारगेट किया है, और एक समय में 200 लगभग बच्चे इसमें ऑक्यूपाइड हो जाएंगे पार्क में, और उसमें ट्रैफिक लेन्स के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। ऑडिटोरियम के माध्यम से, ऑडियो विजुअल फिल्म्स के माध्यम से भी बच्चों को ट्रैफिक के रूल्स और यातायात पे, जब आप रोड पे चलते हैं या सिटी या किसी भी बस में बैठते हैं या कार में बैठते हैं, स्कूटर में चलते हैं, तो बैठते समय भी और उस वाहन को चलाते समय भी हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो ये चीजें उनको बच्चों को जानकारी दी जाएगी। और खबर उत्तरकाशी से, जहां पर क्षेत्राधिकारी यमुनोत्री, सहायक सेनानायक और एसडीआरएफ के कुशल पर्यवेक्षण में स्वच्छ यमुना, निर्मल यमुना, अविरल यमुना अभियान के अंतर्गत एक विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया गया, और इस अभियान में एसडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिवादन बल की टीम द्वारा यमुनोत्री धाम स्थित मंदिर परिसर, यमुना घाट और साथ ही हनुमान मंदिर और काली कमली क्षेत्र में गहन सफाई कार्य संपन्न कराया गया। और खबर देहरादून से, जहां पर राजधानी को साफ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं शहर को और अधिक किस तरह से संवारा जा सकता है, इसी को लेकर नगर निगम जल्द ही मुख्य सड़कों पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है, और इसको लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा। सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना, और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज करना, इसी मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स की संख्या को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे जीवीपीज हैं उनको हम पूरी तरह से देहरादून शहर से हटा सकें। इसी दिशा में प्रयास करने के लिए आज की बैठक में ये पूरा कार्य योजना तैयार की गई है कि किस प्रकार से हम अपनी सफाई व्यवस्था में और सुधार लाएं। और खबर देहरादून से, जहां पर पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है। संसद द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है, और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि एक देश एक चुनाव से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो कांग्रेस 1952 से 1967 तक कांग्रेस का ही राज्य रहा, तब एक देश एक चुनाव हुआ है। उस समय पर क्या क्या नुकसान हुए ये कांग्रेस को बताना चाहिए। उसके कारण ये तो कांग्रेस ने जो विधानसभाएं अपनी सत्ता लोलुपता के कारण समय समय पर भंग की, विरोधी दलों की विधानसभाएं भंग की, उसके कारण से शेड्यूल सारा बिगड़ा है। उस शेड्यूल को अगर एक साथ लाया जाए तो पूरे देश का बहुत भला उससे होने वाला है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस को बीजेपी सांसद ने इसको लेकर जवाब भी दिया है, और आपको बता दें कि वार पलटवार एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार चल रहा है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल इसको लेकर
जहां एक तरफ डेलीगेशन पहुंचा हुआ है उत्तराखंड, तो वहीं इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच बार पलटवार का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो गई है और इन चार धामों में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में लगातार 30 श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि यह यात्रा हाई एल्टीट्यूड पर होती है, लिहाजा हेल्थ का जोखिम भी ज्यादा होता है। और इन 21 दिनों की यात्रा में अगर बात की जाए तो 32 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ में हुई हैं और उधर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इसको लेकर कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक तीर्थयात्री का विशेष ख्याल रख रही है। लगभग 11 लाख तीर्थयात्री आज तक जो है कि यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं श्री बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में। सरकार उसको लेकर पूरी तरह से सजग है, क्योंकि मैंने जहाँ कहा कि आज ये पूरी भारत नहीं पूरी दुनिया की यात्री, पूरी देश भर से, पूरी दुनिया से यहाँ पर जो लोग दर्शन के लिए आते हैं। और आपने देखा कि हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने जब चारों कपाट हमारे खुले थे, तो स्वयं उन कपाट जब खुलने के अवसर पर वो सभी जगह जो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में स्वयं उपस्थित थे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे फोक भारत के मंच पर भारत समाचार पर लगा है समाचार के साथ संस्कृति, संगीत और संस्कार का समागम। स्वागत कर जाओ देश के सुपरस्टार, लोक गायक और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी के। राजा जी एक जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। संगीत का सबसे बड़ा त्योहार गोदन भागु गई बेरे गोदना गोदन गोदन हारी रे गोदन भागु गई बेरे गोदना। अवन उड़ा दी अचरवा बल मुझे, अवन उड़ा दी अचरवा बल मुझे। अरे खातिर कन्या दानवा एको बेटी दे देता। गाल के चुमती झुमती बन के कान के तोहरा बाली कि भगवान बना दिहते काशी हमके होठवा के हाथ डाली। राधे बल्लभ